Welcome back students. Today we are going to start second video, that is part 2 of chapter number 20, that is locomotion and movement of class 11th biology. ठीक है. In previous video I have completed that what is locomotion, what is movement, different type of movements. We have included 4 different type of movement, जिसके अंदर फर्स्ट थी आपकी अमीबॉइड, सेकंड थी आपकी सिलियरी, थर्ड वाज फ्लैजिलर एंड फोर्थ वन वाज मस्कुलर. उसके बाद हमने किया टाइप्स ऑफ मसल्स. टाइप ऑफ मसल में देयर वर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स. एक थी स्केलेटल मसल, दूसरा थी स्मूथ एंड थर्ड वन वाज कार्डियक मसल. तो तीनों का थोड़ा सा डायग्राम बनाया था और तीनों के जो पॉइंट्स हैं वो डिस्क्राइब करके डिफरेंस की फॉर्म में हमने कंप्लीट कर लिए थे. सेकेंड वीडियो में हम क्या करेंगे, वी विल डू डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, क्योंकि उसी को हमने डिटेल में पढ़ना है, उसी मसल की कॉन्ट्रैक्शन को डिटेल में पढ़ना है. ठीक है. तो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ए स्केलेटल मसल. डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल. ठीक है. तो पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा. स्केलेटल मसल के जनरल पॉइंट्स हमने ऑलरेडी किए हुए हैं. ठीक है. एक एनसीईआरटी के अंदर आपका डायग्राम है, उसी को थोड़ा सा मैं डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे. ये एक मसल है, एक पाइप है, जिसको हम यहाँ से काटे तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है साइड से. ठीक है. दिस इज़ कंप्लीट मसल. और इस मसल के ये जो पार्ट है इसको बोल रहे हैं हम मसल बंडल और फेसिकुला या फेसिकुलम बोल सकते हैं हम. ठीक है. फेसिकुला प्लूरल फॉर्म हो गया. ये फेसिकुला हैं सारे के सारे, बंडल मसल. ठीक है. मतलब ये जो मसल बनी हुई है स्केलेटल मसल, ये कुछ बंडल्स ऑफ मसल से बनी हुई है. ठीक है. इस बंडल ऑफ मसल को बोल दिया हमने फेसिकुला. ये बंडल ऑफ मसल जो है यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर प्लेस्ड हैं या लोकेटेड हैं. यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स भी हैं. ठीक है. यहाँ पे मैंने एक ब्लड वेसल बना दी. तो दिस इज, नाम ध्यान रखना, फेसिया, FASCIA. ये क्या है? इट इज़ ए कोलेजिनस, कोलेजन वाला कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू. कोलेजिनस का मतलब है विच इज़ मेड अप ऑफ कोलेजन. ठीक है. फेसिया, इस कनेक्टिव टिश्यू से ये हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे पैक्ड हैं अब मसल बंडल्स. ठीक है. दीज आर ब्लड वेसल्स. अब एक जो आपका बंडल है उसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होंगे. ठीक है. ये 1 2 3 4 5 6. तो ये क्या चीज़ है यहाँ पे? दीज आर मसल फाइबर्स और मसल सेल्स. अभी मैं समझाता हूँ, अगर किसी को यहाँ पे अभी डाउट आ रहा है तो थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा मैं इसको. हर एक मसल फाइबर जो है यहाँ पे, मैं अगर एक इसको इसमें से एक को निकालें तो ये ऐसा डिटेल सी ऐसे आएगी. ये इस एक को बताया मैंने. ठीक है.
सो इस एक के अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो ये जो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको बोल रहे हैं हम मायोफिब्रिल, ठीक है, या मायोफिलामेंट, ठीक। तो एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या हैं, मसल सेल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल्स हैं। ये मायोफिब्रिल्स जो हैं वो भी पैक्ड हैं, बीच बीच में इसके ब्लड वेसल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। सो हम मसल फाइबर को क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मायोफिलामेंट्स प्लस यहाँ पे कुछ वो भी होगा आपका साइटोप्लाज्म, जो मैंने अभी वहाँ जो डायग्राम बनाया था वो मैंने ऐसा बनाया था आपका, ठीक है। ये एक सिंगल आपका मसल फाइबर है जो मैंने डिफरेंस में करवाया था, उसके अंदर मैंने ये बताया था, यहाँ पे ऐसे ये ऐसे करके बताया था डायग्राम एक, इसमें से मैंने एक को थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखा दिया था सिंगल मायोफिलामेंट को। तो सिंगल मायोफिलामेंट के ऊपर क्या है, ऐसे अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज मायोफिलामेंट। तो ये पूरा का पूरा जो था ये क्या था हमारा, एक मसल सेल या मसल फाइबर। सो इट इज मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट्स प्लस सार्कोप्लाज्म प्लस सार्कोलिमा, ठीक है। मायोफिलामेंट तो वो माचिस की तिल्लियाँ होगी, ठीक है। उस माचिस की तिल्ली के अंदर माचिस की तिल्ली रखी हुई हैं, उसके अंदर बीच बीच में हम कहीं कॉटन लगा दें, मान लो वो लिक्विड चीज़ होती तो हम उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है। सो लिक्विड साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, मैं साइड में लिखता जाता हूँ। सो सार्कोप्लाज्म क्या है, दिस इज लिक्विड साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। सार्कोलिमा क्या है, दिस इज मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर एनक्लोजिंग, किसको एनक्लोज कर रही है, एनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म एंड मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स, ठीक है। तो टर्म्स समझ में आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे छोटी यूनिट क्या है आपकी, मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट, इसको बोलते हैं हम, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। तो जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो किसकी वजह से, ये सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं ना कि नर्वस सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है। पूरी बॉडी की जो हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, दैट इज सेल। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि भाई जो पूरी जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसकी मसल की कॉन्ट्रैक्ट यूनिट क्या जो है वो है आपकी मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल। तो ये डायग्राम शायद मेरा आपको यहाँ से ना भी समझ में आए, ठीक है। तो आप एक बार बुक में देखोगे, मैंने बनाने की तो सेम वैसे ही कोशिश करी है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से दिखाऊं ऐसे कि ये यहाँ पे एक मसल फाइबर था, यहाँ से ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। ऐसे ये कई सारे मसल फाइबर्स, मसल सेल्स अलोंग विद देयर मायोफिब्रिल्स, वो सारे के सारे कवर्ड अगर एक जगह कर दिया हमने तो उसको बोल दिया हमने मसल, नहीं टोटल स्केलेटल मसल, ठीक है। तो ये है एक मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स और मसल फाइबर्स
के अंदर आपके मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल्स। मेरे ख्याल से बस इसमें और कुछ नहीं है। और अब एक आधा पॉइंट और है कि जो सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जैसे हमने बोला कि सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। तो मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर दूं कि एक सेल और एक मसल सेल या फाइबर, इस सेल के मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम सेल मेम्ब्रेन, या इसको बोल देते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों एक ही चीज़ हैं। इसकी मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम सार्कोलिमा, ठीक है। यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म को बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म, और इसके साइटोप्लाज्म को बोलेंगे हम सार्कोप्लाज्म। यहाँ सेल के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये होमोलॉजी आप ध्यान रखो, ठीक है। मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, सार्कोलिमा बोलेंगे, साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो इसमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो कहाँ पे होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच बी प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म, जैसे सेल के अंदर होता है। तो सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका फंक्शन क्या है? कैल्शियम आयन स्टोरेज। तो कैल्शियम आयन की जो अमाउंट को रेगुलेट करना चाहे, वो स्टोर करना चाहे, वो रिलीज़ करना है। कैल्शियम आयन स्टोरेज नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टोरेज एंड रिलीज दोनों होता है। मेंटेनेंस ऑफ लेवल ऑफ कैल्शियम आयन ऐसे कर लेते हैं। रेगुलेट द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि जब तक कैल्शियम आयन का अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा तब तक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। और वो कैसे रेगुलेट होगा, इंक्रीज कैसे होगा? दैट इज़ ड्यू टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बिना जो एक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हो गई है इसके अंदर। जो इसका आप थ्योरी पार्ट है वो अपने आप लिखोगे, मैं सारी चीज़ यहाँ पे समझाता जा रहा हूँ इसको, ठीक है। फिर इसके अंदर एक आएगा कि ये पॉइंट मैंने उसमें भी लिखा था जब डिफरेंस किया, कि ये जो हमारे स्केलेटल मसल होती है इसकी जो सिंगल मसल फाइबर होगा दैट इज़ हैविंग, मैंने लिखा था वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट क्यों? कि जैसे एक मसल फाइबर है, इसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हैं, ठीक है। तो मायोफिब्रिल मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखा रखा है, तो इसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल हैं ये मसल फाइबर के अंदर, ठीक है। तो एक एक मायोफिब्रिल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? सार्कोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो इस सार्कोप्लाज्म के अंदर कई सारे न्यूक्लियस मिलेंगे। तो उस सिचुएशन को बोला हमने मल्टी न्यूक्लिएट या फिर सिनसाइशियम, सिनसाइशियम को बोलते हैं हम मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। सो इसका जो सार्कोप्लाज्म होगा दैट इज सिनसाइशियल, ठीक है। ITIAL भी लिख सकते हैं, सिनसाइशियल। तो सिनसाइशियल जहाँ पे भी हो दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत न्यूक्लियस हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस। अदरवाइज स्मूथ मसल सेल में देखो एक मसल फाइबर के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है।
और जो आपका कार्डियक मसल है उसके अंदर भी एक मसल फाइबर के अंदर, एक मसल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट सिचुएशन, सो वी विल कॉल इट सिंसाइशियल सार्कोप्लाज्म। नाउ अब हम पढ़ेंगे इस मायोफिब्रिल की डिटेल स्ट्रक्चर। देखो हम कहाँ से चले थे, पूरी मसल के अंदर जो पार्ट थे, फिर थे हम मसल बंडल पे, मसल बंडल के अंदर थे मसल फाइबर्स या मसल सेल्स, मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं। ठीक है, इस मायोफिब्रिल का अब डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है हमने, तो कंफ्यूज नहीं होना है। Detailed structure of myofilament। अब देखो मायोफिलामेंट में हमने बोला था कि भाई आपके अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड हैं, ये ऐसे, ये एक सिंगल मायोफिलामेंट है। इसके अंदर इसको बोलते हैं हम डार्क बैंड या एन आइसोट्रोपिक या ए बैंड। ठीक है, और इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। जबकि ये जो पार्ट है जो बीच में खाली रह गया, दिस इज लाइट बैंड और आइसोट्रोपिक और आई बैंड। इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, तो अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो कैसे बनाएंगे हम, ये हमने डार्क बैंड बनाए। ठीक है, डायग्राम को ध्यान से देखना है। इसके बीच में मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, लिंक बना रहा हूँ, और ये लिंक क्यों बना रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आएगा जब हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल पढ़ेंगे। देखो अब ये जो बैंड है यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा और डेप्थ कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक दिस इज ए बैंड। ठीक है, और ए बैंड हमने क्या बोला था, इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। ए बैंड मेड अप ऑफ यहाँ से कर देता हूँ मैं, दिस इज थिक मायोफिलामेंट मेड अप ऑफ मायोसिन। ठीक है, दीज आर थिन मायोफिलामेंट। ये है आपका थिन मायोफिलामेंट मेड अप ऑफ एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन, दो प्रोटीन के नाम है यहाँ पे। ठीक है, अब
इसका देखो अल्टरनेट पोजीशन है, एक मायोसिन, फिर अल्टरनेट पोजीशन पे एक्टिन, फिर मायोसिन एक्टिन मायोसिन एक्टिन मायोसिन, ठीक है, अल्टरनेट लोकेशन है। अब यहाँ पे एक ऐसी लाइन आपको दिखाई देगी, ये ऐसे, और इसके बाद ये आपका फिर दोबारा एक्टिन फाइबर, ठीक है। तो यहाँ से इस लाइन को बोलते हैं हम जेड लाइन या डोबीज लाइन, डोबीज लाइन या क्रोज मेम्ब्रेन, क्रोज मेम्ब्रेन साइंटिस्ट का नाम है ये, ठीक है। तीन नाम है, जेड लाइन या डोबीज लाइन या क्रोज लाइन। तो जेड लाइन क्या बताती है? जेड लाइन इस एक्टिन फाइबर को, थिन मायोफिलामेंट को इस वाले से अलग करती है, ठीक है। सो दिस इज डिमार्केटिंग ए बाउंड्री, ठीक है। और इस बाउंड्री को हम यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको थोड़ा और नीचे लिखना चाहिए था हमें, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सार्कोमियर, ठीक है। सार्कोमियर इज द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, ठीक है। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। तो ये सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है हमने कि यहाँ पे कितनी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है। दिस इज इंडिविजुअल यूनिट, और ऐसी ऐसी बहुत सारी यूनिट होंगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। सो सार्कोमियर की अगर बाउंड्री हमें बतानी हो तो क्या बताएंगे हम? द स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन्स। ये जेड लाइन थी, ये भी जेड लाइन है, ठीक है। सो दिस इज जेड लाइन। अब यहां पे देखो कि ए बैंड के अंदर, ये पूरा ए बैंड है यहाँ से यहाँ तक, इस ए बैंड के अंदर भी कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे ये डार्कनेस ज़्यादा है, ये देखो टोटल डार्कनेस यहाँ पे ज़्यादा है, और ये एरिया इसके अंदर डार्कनेस कम है, ठीक है। तो इस वाली एरिया को बोलते हैं हम एच जोन, यहाँ से लेके एच जोन। एच जोन नाम लिया है हैंसन से, हैंसन जोन, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ याद रखनी है कि डार्क बैंड जो है वो थिक मायोफिलामेंट के होंगे, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ मायोसिन। अब डार्क बैंड का जो एरिया क्लोज कनेक्शन या क्रॉस ब्रिजेस के थ्रू, दीज आर क्रॉस ब्रिजेस, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दिस इज क्रॉस ब्रिजेस बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। तो ए बैंड का वो एरिया जहाँ पे क्रॉस ब्रिजेस प्रेजेंट हैं, उसको अगर छोड़ दें तो वो बच गया एच जोन। अगर उसको भी इंक्लूड कर लें तो बन गया ए बैंड, ठीक है। ए बैंड को हम एन आइसोट्रोपिक या डार्क बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। सो और जो थिन मायोफिलामेंट है, थिन मायोफिलामेंट के अंदर दो एडजेसेंट थिन मायोफिलामेंट के बीच में एक मेम्ब्रेन होगी जिसको बोलेंगे हम जेड लाइन या क्रॉस मेम्ब्रेन या डोबीज लाइन। और दो जेड लाइन के बीच में जो भी स्पेस बच गया विच इज हैविंग अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स, उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज सार्कोमियर। और इसी को हम बोलते हैं दिस इज द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ ए स्केलेटल मसल फाइबर, ठीक है। तो इसके साइड में यहाँ पे क्या होगा? सेम ये चीज़ रिपीट होती रहेगी अलोंग द लेंथ। अब जैसे ये जो चीज़ मैंने बनाई है, ये क्या कितनी बनाई है मैंने यहाँ पे? ये यहाँ से यहाँ तक, बस। बीच में आपको क्या दिखाई दिया?
डार्क बैंड। डार्क बैंड किसकी वजह से है? इसकी वजह से। फिर इस डार्क बैंड के यहाँ पे भी थोड़ा लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है, तो लाइट किसकी वजह से है? थिन मायोफिलामेंट की वजह से। ठीक है, तो डार्क मायोसिन, एक्टिन, एक्टिन, ये आ गई जेड लाइन। जेड लाइन के फिर यहाँ पे देखो, जेड लाइन के उस साइड पे एक्टिन फाइबर, एक्टिन आ गया, उसके उधर उस साइड क्या होता? फिर दोबारा मायोसिन होता। तो दिस इज द रिपीटिंग यूनिट, और इसी की वजह से आपका जो मायोफिलामेंट है या मायोफिब्रिल है, उसके अंदर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स आते हैं। ठीक है, सो दिस इज ए बैंड। तो आई बैंड कहाँ पे हो गया आपका? ये आई बैंड है, दिस इज आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड, और मेड अप ऑफ थिन मायोफिलामेंट ऑफ एक्टिन प्रोटीन। इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो मैंने सारी की सारी यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जस्ट बुक में जाके एक बार इस चीज़ को पढ़ोगे आप, और पढ़ के इसके बारे में 7-8 लाइनें आप अपने आप लिखोगे। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है तो आप लाइनें लिख सकते हो अपने आप, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसका जो सार्कोमियर है, जेड लाइन, द स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन, ये जेड लाइन वाला स्पेस क्या करेगा? ये या तो कम होगा या पूरा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो कैसे होगा? ये जो एक्टिन फाइबर है ये जेड मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक्टिन फाइबर जेड मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो जब ये अंदर की तरफ आएंगे तो लोकेशन क्या हो जाएगी? ये आ जाएगा यहाँ तक और ये आ जाएगा यहाँ तक। तो उस टाइम देखो आपकी जो ए बैंड की जो चौड़ाई होगी, विड्थ, उसमें कोई कमी आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ए बैंड को हमने, ए बैंड तो हमारा कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो अभी भी उतना ही है उसका, पर जो आई बैंड है उसका साइज़ क्या होगा? वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जेड मेम्ब्रेन जो है वो क्लोज आ जाएंगी टूवर्ड्स मायोसिन फाइबर्स। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये पूरी यूनिट ऐसे खिसकेगी, रिलैक्सेशन के टाइम पे फिर वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस पे जाएगी। पर मायोसिन के जो थिक फिलामेंट हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा आगे, जब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उससे पहले मैंने थोड़ा सा और डिटेल में भी जाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। तो बस इसमें इतना ही है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करूँगा मैं, और जो टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, और उसके साथ साथ दूसरा अटैच टॉपिक है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये 2 टॉपिक होने के बाद आपका इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि CBSE ने बाकी चीज़ें काट दी हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हद से हद 2 वीडियोज़ और मान के चलो इस चैप्टर की बनेंगी, तो मैक्सिमम 4 वीडियोज़ के अंदर ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, गुड बाय।